जिस केस की आज हम बात करने वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। 18 महीने की एक छोटी बच्ची के साथ हर किस्म की हैवानियत बरती जाती है। Two people take turns to sexually assault her while she is hung upside down. उस बच्ची पर गर्म वैक्स गिराया जाता है, उसके बॉडी पार्ट को आग भी लगा दी जाती है और ये सब कैमरा पर रिकॉर्ड किया जाता है। दुनिया भर के सिक माइंडेड परवर्ट्स इस वीडियो को खरीदते हैं, देखते हैं और उनमें से एक इसे ऑनलाइन लीक कर देता है। वजह ताकि दुनिया भर के पीडोफाइल्स इसे देख सकें। ये किसी डरावनी मूवी का प्लॉट नहीं है, असल हैवानियत है जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला कर रख दिया था। ये वो वीडियो थी जिसका जिक्र करते हुए पुलिस ऑफिसर्स रो पड़ते थे। ग्राफिक डिटेल्स से हमने हर हद तक दूरी बनाकर रखी है, इसके बावजूद दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। सरफेस वेब से इतर एक दुनिया है जिसकी सच्चाई और उससे जुड़ी कहानियां उसके नाम की पर्याय हैं, डार्क। अगर आप नहीं जानते डार्क वेब क्या है तो बता देते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सामान्य ब्राउजर्स और सर्च इंजन से छिपा रहता है। इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स जैसे टॉर दी अनियन राउटर की ज़रूरत होती है और क्योंकि डार्क वेब पर गोपनीयता और अनामता माने अनोनिमिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल लीगल और इलीगल दोनों कामों के लिए किया जाता है। इंटरनेट के इसी डार्क हिस्से की दिल दहला देने वाली कहानी है उस शख्स की जिसे इंटरनेट का सबसे बड़ा मॉन्स्टर कहा जाता है। ये कहानी महज एक जुर्म की नहीं बल्कि उस कड़वे सच की मिसाल है कि अगर इंटरनेट गलत हाथों में पड़ जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। साल 2016 फिलीपींस में कैपिटल पनिशमेंट वापस लाने की चर्चा होने लगती है। फाइनली देश के क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स के हत्थे चढ़ता है पीटर स्कली, ऑस्ट्रेलियन डिसेंट का एक मिडिल एज्ड शादीशुदा आदमी, 2 बच्चों का बाप, जिसकी वहशियत ने सारी हदें पार कर दी। फिलीपींस में बैठकर उसने डार्क वेब पर एक ऐसी दुनिया रची जहां डर, तकलीफ, खौफ और हैवानियत की कहानियां लिखी जाती थी। असली कहानियां छोटे मासूम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और हर मुमकिन शोषण की। एक पीडोफाइल क्रिमिनल सिक माइंडेड इंसान जिसकी करतूतों ने फिलिपीन इन्वेस्टिगेटर्स को हिला कर रख दिया था। क्यों? क्योंकि पीटर स्कली न्यू नो लिमिट्स, लिटरली। स्कली की स्टोरी का हर पहलू घिनौना है। उसने अपनी हवस के लिए न केवल बच्चों का अमानवीय शोषण किया बल्कि उस शोषण को रिकॉर्ड कर पैसा कमाने के लिए अपने जैसे सिक माइंडेड परवर्टेड पीडोफाइल्स के साथ शेयर भी किया। क्योंकि सरफेस वेब पर चाइल्ड पॉर्न बैंड है तो स्कली ने डार्क वेब पर नो लिमिट्स फन नाम की एक वेबसाइट बनाई जहाँ वो मासूम बच्चों का सेक्सुअल असॉल्ट रिकॉर्ड कर उनकी वीडियोस बनाकर बेचता था। इन वीडियोस में सबसे कुख्यात, सबसे डरावनी थी डेजीज डिस्ट्रक्शन। 1.5 साल की छोटी बच्ची के साथ किया गया अनइमेजिनेबल क्राइम एंड दैट वेंट वायरल इन द डार्क वर्ल्ड। जिस वीडियो का जिक्र हमने शुरुआत में किया था, ये वही डेजीज डिस्ट्रक्शन थी। दुखद बात यह भी कि पीटर को पकड़ने में तेजी इसी वीडियो के बारे में पता लगने पर आई। ये डरावना वीडियो ही स्कली के खिलाफ मौजूद पुख्ता सबूतों में से एक है। डरा देने वाली बात यह भी कि अगर डेजीज डिस्ट्रक्शन डार्क वेब पर मौजूद पीडोज द्वारा इस कदर शेयर न की जाती तो शायद पीटर स्कली जैसा राक्षस आज सलाखों के पीछे ना होता। क्लियर करते चलें कि ना मैंने ना ही खबरगांव की टीम ने डेजीज डिस्ट्रक्शन देखी है। चाइल्ड पॉर्न देखना, बनाना या सर्कुलेट करना एक दंडनीय अपराध है। मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज सिक एंड नॉट नॉर्मल। स्कली की कहानी सुनकर क्यूरियोसिटी जागना लाजमी है। शायद आप ये सब क्वेश्चन भी करें कि क्या ये सब असली है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या वीडियो देखी जा सकती है और कहाँ नहीं। आप रह ही नहीं सकते ऐसा कुछ देखकर। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐसा कुछ देखना चाहते हैं देन प्लीज गेट योर सेल्फ चेक्ड। There's something definitely wrong. पीटर स्कली मेलबर्न के एक सबर्ब में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी क्राइम्स की शुरुआत भी वहीं हुई। स्कली कई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। उनमें से एक था हाउसिंग फाइनेंशियल स्कैम वर्थ $2.68 मिलियन। पर ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए स्कली वॉज नेवर चार्ज्ड विद चाइल्ड सेक्स क्राइम्स, बट देयर इज अ कैच। स्कली के पुराने कलीग्स के मुताबिक ही हैड अ सॉर्डिड सेक्शुअल हिस्ट्री। आसान भाषा में कहें तो उसका यौन इतिहास घिनौना था।
आउटसाइड ऑफ हिज मैरिज स्कली का अफेयर लिंग नाम की एक मलेशियन टीनेजर के साथ भी था, जिसे उसने खुद ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस में एज एन एस्कॉर्ट इस्तेमाल किया था। उसने एक और वेबसाइट सिर्फ इसीलिए बनाई जिससे वो गर्लफ्रेंड लिंग को वहाँ एडवर्टाइज कर सके। हर तरह की सेक्सुअल डिप्रेविटी, इमेजिनेबल एंड अनइमेजिनेबल, स्कली की ज़िंदगी का हिस्सा थी और उसके आसपास के लोग भी इसमें फंसे हुए थे। एंड दिस डज नॉट स्टॉप हियर। फेयरफैक्स मीडिया ने एक ऑनलाइन फोरम देखा जहां लिंग के कस्टमर्स उससे ली गई सेक्सुअल सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस करते थे। एक क्लाइंट ने लिखा था, वेल अपेरेंटली एनीथिंग गोज फॉर दिस गर्ल फॉर द राइट प्राइस, जिसका हिंदी में मतलब है इस लड़की के साथ सही कीमत पर कुछ भी किया जा सकता है। उसी फोरम पर एक और कमेंट था, आई हैव गॉट टू से शी वाज क्वाइट अ बिट मोर अट्रैक्टिव देन आई एक्सपेक्टेड, but not nearly as passionate, lively, intimate or playful as her profile or the reviews had me believe. इसका ट्रांसलेशन है, वो मेरी उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा आकर्षक थी पर उतनी पैशनेट, चंचल या रसिक नहीं जितना उसकी प्रोफाइल और रिव्यूज़ ने मुझे यकीन दिलाया था। ऐसा कहा जा सकता है कि ये सेक्स फॉर हायर बिजनेस एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन था, क्योंकि स्कली के पास एस्कॉर्ट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके एक पुराने कलीग ने एक डिस्टर्बिंग किस्सा बताया जब पीटर ने फुली नेकेड हालत में लिंग को अपने नॉर्थ मेलबर्न वाले घर से बाहर निकाल दिया था और उन्हें लिंग को एक नज़दीकी ऑफिस में शरण देनी पड़ी थी। स्कली के पुराने एसोसिएट्स के अनुसार एस्कॉर्ट ऑपरेशन उसकी अपनी हवस का नतीजा था। एक का कहना था, पीटर को एक चीज़ प्रेरित करती थी, पैसा। यही पैसे का लालच या ऑब्सेशन जाहिर तौर पर उस फाइनेंशियल फ्रॉड की जड़ है जिसके लिए विक्टोरिया में उस पर केस चल रहा था। वही जब उसने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर इन्वेस्टर्स के $2.68 मिलियन ठगे थे। देखते ही देखते स्कली एक शातिर फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर से ऐसा दरिंदा बन गया विच इज़ अनइमेजिनेबल। उसने इतने घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जो बुनियादी इंसानियत तक को चुनौती देते हैं। स्कली पर कुछ 117 चार्जेस लगे थे और इसी वजह से स्कली ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भाग गया और पहुंचा फिलीपींस। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का गढ़, ये हम नहीं डेटा कहता है। साल 2016 में यूनिसेफ ने फिलीपींस को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के टॉप सोर्सेज में से एक बताया था। पीटर स्कली ने फिलीपींस में रहे माइनर्स को लगातार सेक्सुअली असॉल्ट और एक्सप्लॉइट किया, पर उसने अकेले इन काली करतूतों को अंजाम नहीं दिया। उसकी 2 नाबालिग फीमेल अकम्प्लिसेस माने महिला सहयोगी थी, दोनों ही चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स, लिजेल मार्गोलो और कार्मेन अल्वारेज। ये दोनों पहले से ही चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, गरीबी और शोषण का शिकार थी, अंडर एज भी थी। सो इन्हें ब्रेन वॉश करना या डरा धमकाकर झूठे वादों का झांसा देकर अपने साथ शामिल करने में स्कली को कोई दिक्कत नहीं हुई। इन दोनों को स्कली ने निकनेम्स भी दिए थे। लिजेल को नाम दिया था लवली और कार्मेन को एंजल। पीटर ऑर्डर्ड एंड दे अग्रीड। इन दोनों के अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान 7 और लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें मारिया डोरथिया नाम की एक महिला भी शामिल थी। कार्मेन वो पहली एस्कॉर्ट थी जिसे मनीला फिलीपींस पहुंचने पर स्कली ने हायर किया था। उस वक्त वो महज 14 साल की थी। वो पीटर की हर सेक्सुअल डिमांड को पूरा करती थी, हर तरह की डिप्रेव डिमांड को। लगातार ब्रूटल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के चलते पीटर और कार्मेन का एक ट्रॉमा बॉन्ड बन गया था। सो वो बगैर सवाल किए वो सब करती थी जो स्कली उससे करने को कहता था, वो भी जो उसे करना बेहद बुरा या ऑब्जेक्शनेबल लगता था। और कार्मेन स्कली की इकलौती अंडर एज सेक्स स्लेव नहीं थी। फिलीपींस पहुंचकर पीटर स्कली हायर्ड मेनी चाइल्ड एस्कॉर्ट्स। हमने आपको पहले भी बताया था, फिलीपींस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का गढ़ माना जाता है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले फिलीपींस के हालातों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये भी समझा जा सके कि पीटर ने इन शर्मनाक क्राइम्स के लिए इसी देश को क्यों चुना। पीटर स्कली इत्तेफाकन फिलीपींस नहीं पहुंचा था। ऐसा करने की ठोस वजहें थी। उन वजहों को समझने के लिए हमें फिलीपींस के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी सरसरे तौर पर जानना पड़ेगा। फिलिपीनी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में जीता है, जिसके चलते कई परिवार सर्वाइवल के लिए अपने ही बच्चों का शोषण करने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ माँ बाप या रिश्तेदार पैसों के लिए बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देते हैं या फिर ऑनलाइन यौन शोषण के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा विदेशी प्रेडेटर्स पैसे देकर इन बच्चों को लाइव देखते हैं और दिखाते हैं। इसमें कई बार बच्चे के अपने फैमिली मेंबर्स भी शामिल होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पीटर स्कली का केस और उससे जुड़ी बातें बेहद डिस्टर्बिंग हैं। व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। अगेन, इंटरनेट और चीप टेक्नोलॉजी की बढ़ती पहुंच की वजह से ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मामले में तेज़ी आई है।
शॉकिंगली इनफ द फिलीपींस एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है छोटे बच्चों के लाइव स्ट्रीम किए जाते सेक्सुअल अब्यूज का। ऑनलाइन शोषण या वीडियोस बनाने को लेकर कई गार्जियंस का क्या कहना है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो इस हरकत को जस्टिफाई करते हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन वीडियोस ही तो शेयर होते हैं, उनके बच्चों को कोई फिजिकली टच नहीं कर रहा, तो इसमें हर्ज कैसा। इन्हीं वजहों के चलते फिलीपींस सेक्स टूरिज्म का हब बन चुका है, जहां फॉरेनर्स, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के लोग बच्चों का शोषण करने के लिए आते हैं। बच्चों के खिलाफ होते क्राइम्स के लिए यहाँ कानून भी कमज़ोर हैं। साथ ही करप्ट ऑफिशियल्स इन क्राइम्स को रोकने में नाकाम साबित होते हैं, जिससे ये अपराध बगैर रोक टोक जारी रहते हैं। यूनिसेफ मनीला स्टडी के मुताबिक उस देश में मौजूदा सोशल फैक्टर्स बच्चों की वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, छोटे बच्चों के पोर्नोग्राफी के शिकार होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इनमें बच्चों का कमर्शियल यौन शोषण, सेक्स टूरिज्म, पीयर इन्फ्लुएंस या साथियों की कई बातों का असर, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, कल्चरल फैक्टर्स आदि भी शामिल हैं। जहां नेशनल डे ऑफ अवेयरनेस एंड यूनिटी अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए एक सालाना तारीख हो, सोचिए क्या हाल होगा वहां चाइल्ड सेफ्टी का। अपनी डिप्रेव्ड हरकतों को अंजाम देने के लिए स्कली ने फिलीपींस चुना, ताकि हर पॉसिबल कमजोरी या वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर अपनी स्टफ मूवीज़ के लिए बच्चों को लाया जा सके। फिलीपींस के मौजूदा आर्थिक और सामाजिक कारणों ने स्कली के मंसूबों को अंजाम देने में एक बड़ा रोल अदा किया था। सैड बट ट्रू। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से स्कली फिलीपींस में सेटल हुआ और उसने अपना चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्किट शुरू किया। अब स्कली और उसके अकम्प्लिसेस पर वापस लौटते हैं। कार्मेन और लिजेल स्कली के लिए उसके टारगेट्स ढूंढा करती थी। बच्चों को फुसला कर स्कली तक लाने की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। खाने का लालच दे ये गरीब बच्चों को साथ ले आती। हर बार किडनैप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कितनी दफ़ा ये दोनों बच्चों के माँ बाप से बाकायदा पूछ कर उन्हें साथ लाती। गुर्बत में दिन गुजारते माँ बाप भी मरते क्या ना करते। भरपेट खाना, सेफ सिक्योर फ्यूचर और देखभाल जो वो खुद अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, कोई और देने को राज़ी था, सो भेज देते थे। जाहिर है वो इस बात से अनजान थे कि ना उनके बच्चे सुरक्षित थे, ना ही उनका फ्यूचर। लेवल आने के बाद ये दोनों लड़कियां बच्चों को टॉर्चर के लिए तैयार करती थी। जी, छोटे मासूम बच्चों को रेडी किया जाता था ताकि वो पीटर स्कली के ज़रिए टॉर्चर किए जाएं और उस टॉर्चर को झेल सकें। इसमें उन्हें पॉर्न, टॉर्चरस वीडियोस दिखाना वगैरह शामिल थे। मैं बार बार छोटे बच्चे कह रही हूँ ताकि एज व्यूअर्स आप भी एक सेकंड को ये बात ना भूलें कि इन ह्यूमन तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट होने वाले छोटे बच्चे थे 12, 14, 8, 7, 5, 1.5 साल के। स्कली खुद बच्चों को घंटों घंटों ये वीडियोस ज़बरदस्ती दिखाता, एक्सप्लेन करता था कि जो उन्हें दिखाया जा रहा है वो क्या है, और समझाता था कि बच्चों को देखा हुआ सब कैसे और कब दोहराना है। बेसिकली द किड्स हैड टू रीइनैक्ट व्हाट ऑल डिप्राविटी दे सो। लिजेल मार्गोलो खासतौर पर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन क्राइम्स में मानी जाती है। वो कई जगह पीटर के साथ भागती भी रही। वो न केवल शिकार को लाने में मदद करती थी बल्कि क्राइम्स को अंजाम देने में भी शामिल थी। डेजीज डिस्ट्रक्शन जैसी भयानक वीडियो में भी वो शामिल थी। रिसर्च के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक लिजेल कैन बी क्लियरली सीन टॉर्चरिंग डेजी वेयरिंग अ मास्क इन दैट वीडियो। एक बार आपको फिर बता दें कि खबरगांव की टीम ने ना डेजीज डिस्ट्रक्शन देखी है, ना ही हम देखना चाहते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, बनाना या सर्कुलेट करना एक दंडनीय अपराध है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ सिक एंड नॉट नॉर्मल। कार्मेन भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में स्कली के लिए काम करती थी। कुछ मामलों में शोषण के वीडियो रिकॉर्ड करने का काम भी उसने किया था। जब 2015 में स्कली पकड़ा गया था तब भी अरेस्ट हुई थी और लिजेल वो उस वक्त भागने में कामयाब रही थी। हालांकि कार्मेन की सही गिरफ्तारी की तारीख को लेकर रिपोर्ट्स में क्लैरिटी नहीं है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उसे स्कली के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ के मुताबिक वो पहले से हिरासत में थी जब स्कली अरेस्ट हुआ। ये कार्मेन ही थी जिसकी वजह से स्कली पकड़ा गया था। जिस वीडियो की बात हमने अपनी वीडियो की शुरुआत में की थी, डेजीज डिस्ट्रक्शन, ये वही भयावह हार्डकोर फिल्म थी, एक ऑलमोस्ट स्नफ फिल्म। स्नफ और हार्डकोर में अंतर भी जान लीजिए। इट विल बी अनसेटलिंग फॉर यू, प्लीज ट्रेड विद कॉशन। हार्डकोर एक बेहद खतरनाक और इनह्यूमन क्राइम है जिसमें बच्चों या कमज़ोर लोगों पर ब्रूटल फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी वीडियोस हद से ज़्यादा क्रूअल और वायलेंट होती हैं और ये पूरी तरह इलीगल और घिनौना है। दूसरी कैटेगरी है स्नफ फिल्म्स की, और ये भी इक्वली स्कैरी है। इसमें असली मर्डर और बेहद ब्रूटल वायलेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हें बनाया ही इसीलिए जाता है
कि विक्टिम की मौत को फिल्माया और बेचा जा सके। ये भी इलीगल और इनह्यूमन है विदाउट अ डाउट। रेड रूम्स की सच्चाई भी ऐसी है, पर वो कहानी कभी और। स्नफ और हार्डकोर मूवीज की डिमांड इंसानों द्वारा इंसानों को तड़पता देखने के लिए की जाती है, एंड इट इज़ वेरी सिक टू से द लीस्ट। डेजीज डिस्ट्रक्शन डार्क वेब पर $10,000 पर व्यू के रेट पर स्कली ने बेची। एक 18 महीने की छोटी सी बच्ची के साथ हर किस्म की हैवानियत बरती गई। शी वॉज रिपीटेडली मोलेस्टेड, रेप्ड एंड टॉर्चर्ड बाय स्कली and the 2 child prostitutes he had made accomplice, लिजेल और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्मेन भी। कार्मेन साफ तौर पर वीडियो में नहीं दिखी, पर उसने वीडियो बनाने में मदद की थी, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं। वीडियो में लिजेल ही थी जिसने डेजी के साथ घिनौने काम किए। इन्वेस्टिगेटर्स के स्टेटमेंट्स के मुताबिक स्कली भी कभी कभी वीडियो में दिखाई देता when he enters the frame to rape the toddler। गर्म वैक्स से लेकर एलिगेटर क्लिप्स, बार्ब्ड वायर्स एंड फायर, ये सब और बहुत कुछ उस बच्ची को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सारी डिटेल्स हम यहाँ नहीं बता सकते, एक तो मुझसे बताई नहीं जाएंगे, दूसरा दे आर टू ग्राफिक एंड टू ब्रूटल। इस वीडियो की शुरुआती वार्निंग्स या कहें स्कली जैसे इंसानियत को शर्मसार करते पीडोफाइल्स के लिए इन्विटेशन अपने आप में बहुत कुछ बताता है। डेजी के साथ क्या कुछ हुआ, उस वीडियो में क्या है, ये हम आपको और डिटेल में नहीं बता सकते। ये इन्फॉर्मेशन केवल ग्राफिक नहीं, दिल दहला देने वाली है। जानना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपनी मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ के पर खच्चे नहीं उड़ाना चाहते आप, तो डेजी के साथ किए गए अपराधों को डिटेल में ना ही जाने तो बेहतर। आगे आप खुद समझदार हैं। डेजीज डिस्ट्रक्शन को एक और सिक माइंडेड कुख्यात क्रिमिनल मैथ्यू ग्राहम AKA लक्स ने अपनी वेबसाइट पर लीक किया था, विद द इंटेंशन कि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचे जो हर्ट कोर पसंद करता है। सिक वीडियो लीक होती है एंड इट गोज वायरल इन द डार्क वर्ल्ड। इसकी वायरलिटी ने तहलका मचा दिया और दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सतर्क भी किया। इस लीक के बाद पुलिस ने इसे बनाने वाले दरिंदे को पकड़ने के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया। ऑफिसर्स इस बात से अनजान थे कि जिस राक्षस को वो ढूंढ रहे थे, डेजी के साथ की गई हैवानियत उसका इकलौता क्राइम नहीं थी। स्कली की खोज इन इन्वेस्टिगेटर्स को जिस काली दुनिया में ले जाने वाली थी, उससे वो खुद भी अनजान थे। डेजीज डिस्ट्रक्शन स्कली का एकमात्र कुकृत्य नहीं था। उस पर ऑस्ट्रेलिया में कई फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अलावा बच्चों के यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप, किडनैपिंग आदि के आरोप हैं। जब स्कली पर केस हुआ था तब कम से कम 8 बच्चों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखे जाने की खबरें भी सामने आई थी। 11 साल की लड़की सिंडी को स्कली ने महीनों तक टॉर्चर और अब्यूज किया। उसको बेड़ियों में बांधा गया, मारा गया, उससे उसी की कब्र खुदवाई गई जिसमें उसे दफना दिया गया। जनवरी 2015 में फिलीपींस पुलिस ने बुकिडनॉन के मलाबले के एक घर के नीचे से सिंडी की बॉडी बरामद की थी। इस घर को पीटर ने कभी किराए पर लिया था। कार्मेन ही पुलिस को इस घर तक लेकर आई थी। उसने बताया था कि 2013 में पीटर ने अपने विक्टिम बच्चों में से एक को गलती से मार दिया था, पर अपने फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते और बढ़ते पे पर व्यू चाइल्ड सेक्स बिजनेस को छिपाने के डेस्परेट अटेम्प्ट में उसने उस बच्ची को वहीं दफना दिया। द लेवल ऑफ सिकनेस स्कली सफर्स फ्रॉम इज अनइमेजिनेबल। जी, पीटर स्कली अभी भी जिंदा है। एक और इंसिडेंट है जब पीटर की साथी 2 छोटी लड़कियों को जिनकी उम्र 12 और 9 साल थी अगवा कर लाई थी। ये 2 भूखे बच्चे खाने की उम्मीद लिए स्कली के रेंट के मकान में पहुंचे थे। स्कली ने 5 दिन तक इन्हें टॉर्चर किया। इन बच्चों के पैरों में बेड़ियां बांधी गई, उन्हें जबरन शराब पिलाई गई। 5 दिन इनको ब्रूटली टॉर्चर किया गया। दोनों के गले में डॉग कॉलर्स, कुत्ते के पट्टे बांधे गए थे। उनसे उनकी कब्रें खुदवाई जा रही थी। जिस सब के दौरान स्कली लगातार इन बच्चियों को रेप करता रहा और ये सब जो कुछ भी अभी बताया वो सब रिकॉर्ड किया जा रहा था। क्लियर करते चलें कि ऐसी वीडियोस मैंने या हमारे किसी भी टीम मेंबर ने नहीं देखी हैं। ये जानकारी रिसर्च बेस्ड है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, बनाना या सर्कुलेट करना, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक दंडनीय अपराध है। एंड डू नॉट फॉरगेट, इट इज़ सिक एंड नॉट नॉर्मल। स्कली और लिजेल भले ही इंसानियत भुला बैठे हों, कार्मेन का ज़मीर अभी भी कहीं सांस ले रहा था। छोटे बच्चों के साथ किए गए क्राइम्स और उसका खुद उनमें भागीदार होना उसे खाए जा रहा था। ये कार्मेन ही थी जिसकी वजह से स्कली पकड़ा गया था। इन बच्चों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, तो इन पर तरस खाकर कार्मेन ने इन्हें रिहा कर दिया। ये भागकर अपने पेरेंट्स के पास पहुंची और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस स्कली के ठिकाने पर पहुंची, पर वो भाग चुका था लिजेल के साथ।
कार्मेन को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, कार्मेन की गिरफ्तारी स्कली से पहले हुई या बाद में, इन डेट्स को लेकर रिपोर्ट्स में क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल कार्मेन ने पुलिस को सब बता दिया अबाउट द फिल्म्स स्कली मेड, अबाउट द चिल्ड्रन बीइंग अब्यूज्ड, अबाउट नो लिमिट्स फन। कार्मेन एल्वारेज पुलिस को दूसरे पते पर भी लेकर पहुंची जहां स्कली ने अगवा किए गए चाइल्ड सेक्स विक्टिम्स को प्रताड़ित किया था, उनके साथ बलात्कार किया था। पुलिस से बच निकलने के बाद भी स्कली रुका नहीं, उसने फिर से शिकार खोजने शुरू किए। इस बार लिजेल 3 बच्चियों को किडनैप कर स्कली के पास लेकर आई। 12 साल की बारबी, 11 साल की लीसा और 18 महीने की डेजी। ये वही डेजी थी जो डेजीज डिस्ट्रक्शन में थी। इन बच्चियों के साथ भी वही हुआ जो स्कली के बाकी शिकार बच्चों के साथ हुआ था। हर प्रकार का टॉर्चर, यौन शोषण, और ये सब रिकॉर्ड किया गया। बारबी को बाकी दोनों बच्चियों को टॉर्चर और सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए फोर्स किया जाता था। इस केस के बारे में जब पहली बार पढ़ा था, तब से लेकर आज तक, चाहे इसके बारे में रिसर्च करना हो, लिखना हो, बोलना हो, बताना हो, इट नेवर गेट्स इजी, नेवर। मेरी समझ से परे है कि इंसान किस हद तक जा सकता है और कितना विकृत हो सकता है। व्हाट इज़ द लिमिट? आई नो एज जर्नलिस्ट्स और मीडिया पर्सन्स हमारा काम महज कयास लगाना नहीं है, पर्सनल ओपिनियंस बताना भी नहीं है, बल्कि उन्हें किनारे रखकर फैक्ट बेस्ड जानकारी देना है। पर इंसान होने के नाते अगर गुस्सा, दुख या इमोशंस के आवेश में एक नेगेटिव बायस आपको दिखा हो स्कली के अगेंस्ट मेरा, तो माफ़ कीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। इंसानियत के परखच्चे उड़ाते ऐसे हैवान के लिए मेरे मन में लेश मात्र सिंपैथी या बैलेंस नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी तौर पर आहत किया हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। स्कली के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन जारी रही और 2015 में फिलीपींस पुलिस और इंटरपोल के कंबाइंड एफर्ट से पीटर स्कली को आखिरकार मिंडानाओ फिलीपींस से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक गुप्त ठिकाने पर छुपते हुए पकड़ा गया जहां वो अपने अगले क्राइम की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस को वहां कई हार्ड ड्राइव्स और वीडियो कैमरास भी मिले जिनमें छोटे बच्चों पर किए गए अत्याचार रिकॉर्डेड थे। ये वीडियोस स्कली द्वारा किए गए घिनौने अपराधों के प्रूफ्स थे। पर अपनी बनाई फिल्मों में पीटर स्कली अपना चेहरा पिक्सेलेट कर देता था, बिगाड़ देता था, ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। पर स्कली फिर पकड़ा कैसे गया? इमेज पिक्सेलेट करने के बावजूद पीटर स्कली पकड़ा गया क्योंकि उसने वीडियोस में सिर्फ अपना चेहरा बिगाड़ा था, आवाज़ ज्यों की त्यों थी। बस यही ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ऑफिसर पॉल हॉपकिंस ने पकड़ लिया। उन्होंने उसका ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट पहचान लिया। हॉपकिंस ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया था, हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास किया और आखिरकार पीटर स्कली की तलाश शुरू हुई। फिलिपिनो अधिकारियों ने घर घर जाकर घरों के अंदरूनी हिस्सों को स्कली के वीडियोस में देखे घरों से मैच किया और फाइनली उसे धर दबोचा। उसके फिलीपींस आने के 4 साल बाद 20 फरवरी को पुलिस ने पीटर को अरेस्ट किया। उस पल को भी फिल्माया गया जब उन्होंने उसे सक्सेसफुली ट्रैक कर गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी चैनल 9 के 60 मिनट्स द्वारा फिल्माई और ब्रॉडकास्ट भी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद पीटर स्कली पर संगीन आरोप लगे जिनमें रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर शामिल थे। उसने 2 माइनर बच्चियों के बलात्कार और तस्करी के मामले में खुद को निर्दोष बताया, पर 2018 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पीटर स्कली को इनिशियली उसके ट्रायल के दौरान कगायन डी ओरो सिटी जेल में रखा गया था, लेकिन कन्विक्शन के बाद उसे डवाओ प्रिजन एंड पीनल फार्म, जिसे पहले डवाओ पीनल कॉलोनी कहा जाता था, भेज दिया गया। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है जो फिलीपींस में है। स्कली पर कई और मामलों में मुकदमे चल रहे थे और उसके क्राइम्स की इंटेंसिटी को देखते हुए उसे मौत की सज़ा तक देने की मांग उठी। फेयरफैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी कोर्ट हियरिंग के दौरान स्कली अपने 4 को अक्यूज्ड के साथ हंस रहा था, जोक्स क्रैक कर रहा था। चीफ फिलिपीनी प्रोसिक्यूटर जेमी उम्पा ने फेयरफैक्स को बताया था स्कली एक एक्सट्रीम चाइल्ड सेक्स और टॉर्चर वीडियो सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था, व्हिच वाज बेस्ड इन द सिटीज ऑफ सुरिगाओ, कगायन डी ओरो एंड मलाबले। फिलिपिनो अथॉरिटीज़ को शक था कि पीटर स्कली जेल में रहकर भी डार्क वेब पर पोर्नोग्राफी और चाइल्ड टॉर्चर ऑपरेशन चला रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि स्कली ने गिरफ्तार होने से पहले अपने फॉर्मर लिव इन पार्टनर और सह आरोपी लिजेल मार्गोलो के साथ टेलीफोन पर कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए बात भी की थी। लेकिन जब उसे 2018 में लाइफ सेंटेंस और साल 2022 में 129 साल की एक्स्ट्रा सज़ा मिली, तब से उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट निगरानी रखी जा रही है। अभी तक ऐसा कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि वो आज भी जेल से पैसा कमा रहा है। पहले वो जेल से कमाई कर रहा था,
लेकिन अब उसकी एक्टिविटीज़ बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चैनल 9 के शो 60 मिनट्स की होस्ट टारा ब्राउन ने एक इंटरव्यू के दौरान स्कली से बात की थी। तब उसने बताया था वो जेल में रहकर एक जर्नल लिख रहा है जिसमें वो इस बात पर रिफ्लेक्ट करेगा कि छोटे बच्चों को रेप और असॉल्ट करने की उसकी मोटिवेशंस और वजह क्या है। किताब के ज़रिए वो एग्जैक्टली बताना क्या चाहता है कि किताब आने पर लोगों को पता चलेगा। टारा ब्राउन से बातचीत के दौरान स्कली लुक्ड अनअफेक्टेड। ब्राउन ने उससे सवाल भी किया था कि उसे अपनी करने का कोई पछतावा नहीं, जिसके जवाब में उसने इंटरव्यू बंद कर देने की बात कही थी। चैनल 9 ने ही स्कली का अरेस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, जैसा हमने आपको पहले बताया था, जिसे उनके प्रोग्राम 60 मिनट्स में टेलीकास्ट भी किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीटर स्कली के खिलाफ एविडेंस की कमी है, क्योंकि अक्टूबर 2015 में अचानक लगी आग में पीटर के कंप्यूटर लॉग्स और वीडियोस वाले एविडेंस रूम को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते उसके खिलाफ मौजूद कई इंपॉर्टेंट एविडेंस नष्ट हो गए। 13 जून 2018 को स्कली और उसकी साथी कार्मेन एल्वारेज को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जस्टिस होजे एस्कोबेडो ने इन दोनों को विक्टिम्स को 5 मिलियन PHP लगभग 87,000 अमेरिकी डॉलर्स का भुगतान करने का ऑर्डर भी दिया। लिजेल भी उस दौरान अरेस्ट हुई थी, पर सबूतों की कमी के बेसिस पर उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस से लगभग 1 साल तक छिपते हुए लिजेल ने एक नकली नाम शानन कार्पियो अपनाया और खुद को एक अमीर फ्रेंच सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन की पत्नी बताकर एक लग्जूरियस लाइफ भी वो लीड कर रही थी। वो सेबू सिटी की एक लग्जरी कॉन्डोमिनियम में रहती थी और फेसबुक पर रिवीलिंग आउटफिट्स में अपनी फोटोज भी डालती थी। सोशल मीडिया पर भी उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी। लोगों को लगता था कि उसका रिच हस्बैंड और फॉलोअर्स उसकी ज़िंदगी चला रहे हैं। लेकिन 2017 में उसकी पहचान रिवील हुई और उसे NBI ने सेबू के मालापास्कुआ आइलैंड से अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि असल में उसकी आलीशान जिंदगी के पीछे पीटर स्कली का ही पैसा था, जो जेल में रहते हुए भी उनके साइबर पोर्नोग्राफी धंधे से कमाई करता था। डेजी बच गई। सोशल वर्कर्स कहते हैं कि वो लड़की अब भी गहरे ट्रॉमा में है और जब भी उसे अपने साथ हुए अब्यूज़ की याद आती है तो वो बहुत घबरा जाती है और रोने चिल्लाने लगती है। उम्मीद करते हैं कि डेजी फुली रिकवर कर जाए बहुत जल्द। हैवानियत तक को शर्मसार करती इस कहानी को आप तक लाने का फैसला मुश्किल था। घबराहट हुई, स्क्रिप्टिंग के बीच में छोड़ देने का ख्याल भी आया, पर सचेत करना ज़रूरी है, आगाह करना ज़रूरी है, केवल पीडोफाइल्स के बारे में नहीं, इसलिए भी कि आप अपने पास ऐसा कुछ भी होने से रोक सकें। देखिए, पीटर जैसे लोग गले में तख्ती लेकर नहीं चलते कि वो क्या हैं, क्या करते हैं। वो हमारे आपके बीच सांस लेते हैं, घिनौने कामों को अंजाम देते हैं और फ़ायदा उठाते हैं सोसाइटी के वल्नरेबल एलिमेंट्स का। अगर आपका खून खौला, बुरा लगा या गुस्सा आया कि कैसे एक आदमी हर हद पार कर सकता है, तो खुद से आज एक वादा कीजिए कि कम से कम ऐसा कुछ अपने पास आप कभी नहीं होने देंगे। अगर कुछ पता चलता है तो तुरंत पुलिस को इत्तला करेंगे। एंड गॉड फॉरबिड, अगर किसी को स्कली की कहानी नॉर्मल या अच्छी लगी, प्लीज़ गेट योरसेल्फ टेस्टेड। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और हाँ, एक और बात, ये याद रखिए कि डार्क और डीप वेब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक्सप्लोर करने की जगहें कतई नहीं हैं। यहाँ स्कैम्स, इलीगल काम और ऐसे डेंजर्स छुपे हैं जो ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जो एक पल के लिए एक्साइटिंग लगता है वो हमेशा के लिए ट्रैप बन सकता है। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए और अपनी डिजिटल एक्सप्लोरेशंस को सरफेस वेब तक लिमिटेड रखिए। आगे आप खुद समझदार हैं। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरगाह। शुक्रिया।